अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये तवातुर से कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो एक नए 5 साला मंसूबे का ऐलान करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की मईशत को मौजूदा मुश्किलात से निकालना है। और जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हुजम है वो कोई 360-65 अरब डॉलर है। और हुकूमत अपने नए प्लान के मुताबिक, बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि 2035 तक उसको वो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहती है। और जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो पाकिस्तान का ख्याल है कि हम दुनिया की जो 10 बड़ी इकॉनमीज़ हैं उसमें शामिल होने का इरादा रखते हैं। शहबाज, इरादे तो बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑन पेपर अगर आप देखा जाए, और बिल्कुल पाकिस्तान में पोटेंशियल ग्रो करने का और करना भी चाहिए, बट आई थिंक ईजियर सेड देन डन, क्योंकि हुकूमत के ख्वाहिशात अपनी जगह पर, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं उसको अगर आप सामने रखें तो आई थिंक ये अचीव करना तो कोई मुझे नहीं लगता कि अगर नामुमकिन नहीं है तो एटलीस्ट इंतहाई मुश्किल तो ज़रूर है। कामरान, हुकूमत का जो कॉल और फेल है उसमें वैसे ही आजकल बड़ा तजाद सामने आ रहा है। तो जिस किस्म के जो अहदाफ रखे जा रहे हैं और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अगर उसको सामने रखा जाए तो फिर तो ये बिल्कुल अनअचीवेबल है। 2-3 काम करने पड़ेंगे ये सब कुछ करने से पहले। वो उनके अहदाफ की तो बात करते हैं। नंबर 1 कि जो हुकूमत करना चाहती है उसके लिए जो पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी इनको। जब तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा और माइंड सेट शिफ्ट नहीं आएगा तब तक ये अहदाफ हासिल नहीं होंगे। नंबर 2, अपने आप पे इन्हिसार करना पड़ेगा। गैर मुल्की कर्जे तो हम लेते ही हैं, गैर मुल्की जो एडवाइस है उसको लेने के हमें बड़ा शौक है, और ख़ासतौर पर वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कुछ ज़्यादा ही शौक है। उन्होंने हर शोबे में जो है ना, उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर करके रखे हुए, चाहे FBR हो, चाहे मिनरल के शोबा हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शोबा हो, चाहे इकनॉमिक प्लानिंग का हो। तो यही वजह कि जब शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान को जो है वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के पाथ के ऊपर लेके आना, लेकिन हम ये काम खुद नहीं कर सकते। तो आपको याद है हमने बड़ी तफसील में इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। स्टीफन डर्कन जो इकोनॉमिस्ट हैं UK के, उनको पाकिस्तान बुलाया गया, उनसे मदद ली गई, और हमने अपने प्रोग्राम्स में बताया कि जो डर्कन प्लान था वो कोई इतना उसको पसंद नहीं किया गया। यही वजह कि डर्कन साहब ने फिर इवेंचुअली जहाज़ पकड़ा और वापस चले गए। तो डर्कन का जो एजेंडा था, जिसको हुकूमत, कुछ लोग उसको प्लान कहते हैं, कुछ उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं और कुछ कहते हैं वर्किंग पेपर है, तो उसके ऊपर इनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं था। उसके बाद फिर प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ये एक 5 ईयर्स का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लान तैयार किया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2024 से 2029 तक। और अभी जैसे आपने जिक्र किया, जो सबसे बड़ा इसका जो 2024 तो अब खत्म भी होने वाला है, ऑफ कोर्स, मतलब आगे ये 5 साल का इनका पीरियड है, 24 खत्म होने वाला है। डर्कन साहब पाकिस्तान तशरीफ गालिबन लाए थे अप्रैल मई में, और उनका प्लान लॉन्च सितंबर में होना था। तो अभी तक हम नवंबर भी खत्म हो गया समझे, तो अब दिसंबर शुरू हो गया, तो 24 तो गुजर गया। आपने सही कहा। बहरहाल ये जो प्लान है ये 5 साल इनका मंसूबा है, और ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू 30th 5 ईयर जो एक हमारा एक प्लान होता है उसके ज़रिए। इसमें जो इनका जो ओवरऑर्चिंग एक जो गोल है वो है बेसिकली इस चीज़ का कि पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज, जैसे अभी आपने बताया, कोई 360-365 अरब डॉलर का है। इसको इन्होंने 3 गुना करने का इनका इरादा है अगले 10 साल में। 2035 तक 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। और ये जो प्लान है, जो जिसको अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च नहीं किया, इसको अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह भी बताते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर ये नहीं हुकूमत इम्प्लीमेंट करती तो बकौल प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल के, ये फिर जो हम 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं, ये 2035 में भी ये 500 अरब डॉलर की इकॉनमी बनेगी। और इतनी तो इंक्रीज आपकी आई जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कि आप आहिस्ता आहिस्ता रिंगते रिंगते कछुए की चाल पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बात बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, कि जो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हुकूमत के लेवल पे ये थिंकिंग तो है। तो जब मेरी एहसन इकबाल से बात हो रही थी, मैं स्टोरी करने से पहले उनके लिए वर्जन लेने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 23 साल में 2 ममालिक जो हैं वो 100 साल के हो जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने कहा इंडिया को तो पता है कि वो 2047 में कहाँ खड़ा होगा, क्या पाकिस्तान को पता है कि कहाँ खड़ा होगा? और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये बात करें, क्या वाकई पाकिस्तान को पता है वो कहाँ खड़ा होगा? प्लान बनाना एक चीज़ है, और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉलिसी शिफ्ट है वो दूसरी चीज़ है। और दूसरा ये है कि फिर बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमने करना क्या है आखिर। और ये जो 5 साल मंसूबे की बात की,
शुरू में 60s में आपको पता है कि बड़ा चर्चा था पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे का, जिसमें कहा भी जाता है कि बड़ी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आई और उसके ऊपर भी मुख्तलिफ डिबेट्स होती हैं और वो ऐसे प्लान्स हुआ करते थे कि इवन जनूबी कोरिया और बाकी जो एशिया के ममालिक हैं वो पाकिस्तान से वही प्लान उसको कॉपी करके उन्होंने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। अब आपने ज़ाहिर है कि बात की इस वक्त जो बिल्कुल इरादे बेशक आपके अच्छे हों, आपने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, उसके लिए कुछ लवाजमात की ज़रूरत है, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो उधर तो आप जा नहीं सकते। अब मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, आए रोज़ अभी भी आई थिंक जो इस्लामाबाद है पूरी तरह से खुला नहीं है, मसलन जो डी चौक जिसे हम कहते हैं, या ब्लू एरिया बिजनेस सेंटर है, कल रात तक भी वहाँ पर कंटेनर्स पड़े हुए थे, आज की सूरत हाल नहीं पता, और फिर आए रोज़ किसी भी धरने एहतजाज की वजह से व्हाटएवर मे बी द रीज़न, ऐसी सूरत हाल में आप कैसे ये चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हैं? उसके लिए तो आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, आपके मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए, और जब गवर्नमेंट सर्वाइवल की जंग लड़ रही हो तो क्या करेगी वो फिर? कामरान, ये तो एक ऐसी चीज़ होगी ना, जो PTI का जैसे एहतजाज था या उनका जो फाइनल कॉल थी, वो तो एक आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो गई कि एहतजाज उन्होंने किया और इतने हाई स्केल के ऊपर किया कि एक ब्लड बात हुआ दोनों साइड पे। अब उस पर काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कितने अफराद मारे गए कितने नहीं मारे गए, तो हम इसलिए कोई नंबर नहीं लेंगे। चले, ये तो वो चीज़ है कि जो अचानक से होगी। एक वो काम जो एज अ पॉलिसी किया जाता है, जो सोचे समझे तरीके से किया जाता है, वो हुकूमत करती है, उसका जो नुकसान है, और वो जो पॉलिसी शिफ्ट जिसकी तरफ मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो है जैसे आपने सोशल मीडिया फायरवॉल खड़ी कर दी। जब हमने सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि जी ये 39 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट आ गया है। आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, मुझे पता है आप किस तरफ आ रहे हैं। वही ये एहतजाज और धरनों, क्योंकि और जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, क्योंकि रियासत के जो फैसले करते हैं, जो मुल्क के मफादात का तयन करते हैं, उनकी नज़र में ये जो सोशल मीडिया की आज़ादी है, ये डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं, और उनके पर्सपेक्टिव में जहाँ से वो बैठे हैं उनको ये लगता है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, इनको बंद कर दिया जाए तो हम बड़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर ये बात है, मैं मान लूँ कि जो सोशल मीडिया फायरवॉल है, इसकी वजह से मुल्क के जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल एक मजबूत किला बन जाएगा, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क के बाकी जो मामला है, मुल्क में बिजली की कीमतें कम हो जाएगी, ज़रूर लगाइए, एक बजाय दो लगाइए, बल्कि इंटरनेट बंद कर दीजिए। तो PTV के ज़माने में सब कुछ हो चुका, आप कर देना, आप कर दीजिए, जब सिर्फ PTV हुआ करता था, मैं कह रहा हूँ कर दीजिए ना आप। फिर ये क्या, फिर तकल्लुफ क्या करना है ना कि हमारे पास इंटरनेट की सर्वर, बताइए कि हम चीन में रहते हैं, मैं बताइए हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, अपना माइंड सेट आप उधर ले जाएं, पार्लियामेंट को खत्म कर दीजिए, आइन को खत्म कर दीजिए, फिर ये कर लीजिए। अब आ जाए कि अगर लेट से मैं मान लेता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जो फरमा रहे हैं आपके पॉलिसी है, हुकूमत ने बनानी है ना, उनको हमसे बेहतर पता है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, उनको पता है कौन से दहशतगर्द जो है वो ट्विटर यूज करके पाकिस्तान का नुकसान करे, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। तो फिर ये जो प्लान के अंदर अहदाफ रखे हुए हैं ये निकालते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव लेके, इसके 4 बड़े पिलर्स हैं, जो 4-5 बड़े पिलर, उसमें एक पिलर है ई पाकिस्तान का। अब ई पाकिस्तान के जो चंद बड़े अहदाफ नाज़रीन को बता देते हैं। फैसला आपने करना कि ये जो सोशल मीडिया फायरवॉल है ये मुल्की मफाद में तो जरूर लगाइए, अगर मुल्की मफाद में है तो फिर ये अहदाफ इधर से डॉक्यूमेंट से निकाल दीजिए जिसके बारे में आपको बताने लगे, अगर नहीं है तो फिर वॉल को हटा दीजिएगा और ये अहदाफ अचीव कर लीजिएगा। पहला हदफ ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, अभी कोई 3.2 अरब डॉलर के करीब है। ये कैसे आपने पहुंचाना है सोशल मीडिया फायरवॉल के, ये हमें हुकूमत बता दे। फिर और मजीद इनके अहदाफ क्या है कि 75,000 सालाना IT ग्रेजुएट्स हमने पैदा करने हैं। तो जब हम इनको पैदा कर लेंगे, इनको करेंगे क्या इनका, जब वो अपना इंटरनेट स्लो होगा, जूम मीटिंग नहीं कर सकेंगे, स्काइप के साथ मीटिंग नहीं कर सकेंगे, अपना जो असाइनमेंट्स होंगी जो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के वो बाहर करना चाह रही हैं उसका क्या करेंगे आप। जो मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं उसको 192 मिलियन तक पहुंचाना है। जो नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रॉड बैंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो तादाद 135 मिलियन करनी है, और इसके अंदर 5G के जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो तकरीबन 10% होगा। 5G भी आपने करना है और सोशल मीडिया फायरवॉल भी करना है, चॉइस आपकी है। हायर एजुकेशन कमीशन की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी 250 से ज्यादा करेंगे। जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसको पिछले साल के मुकाबले में 178% ज्यादा करना है। फिर आपने 100 से ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं वो बनाने हैं।
कैसे बनेंगे? अगर फायरवॉल है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी करना पड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, फॉरेन ऑफिस को भी वीपीएन इस्तेमाल करना है, तो कैसे ये पाक बना के क्या काम करेंगे? फिर दूसरा आपने ये इसके साथ ही लिखा हुआ है जी कि जो कंप्यूटर साइंसेज और आईटी ग्रेजुएट्स हैं उसको हर साल हमने 2 लाख तक पहुंचाना है। इसी तरीके से कुछ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि जो एक स्टार्टअप कंपनी पाकिस्तान की एक होनी चाहिए 2029 तक, जिसका जो एनुअल उसकी सेल है, उसका जो रेवेन्यू है वो $1 अरब का होगा। स्टार्टअप कंपनी आईटी में, सोशल मीडिया फायरवॉल, वीपीएन के साथ मुश्किल है, या इधर से निकाल दें या उस दीवार को गिरा दें। कामरान, ये मैंने जो मेजर्स के पॉइंट्स है वो सामने। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि अगर आपने चीन और सऊदी अरब बनना है तो आई थिंक उस पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। देखें, चीन और सऊदी अरब की अगर आप बात करें, इवन सऊदी अरब के अंदर भी आप देखें जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका ऑफ कोर्स एक विजन है और जिस तरीके से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मॉडरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ुद हमारे यहाँ जो लोग उनसे मिलते हैं, जो सऊदी अरब की प्रायोरिटी है, वो कहते हैं कि जो उनका विजन है 2030, वो ये नहीं है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर तेल तो निकलता ही है, उससे हटकर वो अब आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब वो चाहते हैं, और वहाँ पर लोगों को रोज़गार के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। वहाँ पर आपको अगर आपने कोई काम करना है, कवानीन वहाँ पर मौजूद है, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं जाती। चीन की भी बात करें, बेशक उनकी अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होंगे, उसमें बहुत सी जो एप्स हैं या वो अमेरिकन जो वेस्ट से आती हैं, उनको वो उन्होंने अपना उसका सब्स्टिट्यूट है। वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कम नहीं है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कारोबार करते हैं तो आपको कारोबार को आपको खतरा है, रियासत आपको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वहाँ पर आप उन्होंने रिकॉर्ड 300 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। दुनिया में कोई ऐसा कभी नहीं हो, या तो यहाँ पर रेल पेल हो, लोग रियासत कहे कि यार काम हमने करना है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है वो हम पे छोड़ दें, लेकिन आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी है, वो हम देंगे, आपको कोई बिला वजह तंग नहीं करेगा, आपका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड होंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको बेहतरीन नौकरी मिलेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी। ये चीजें अगर रियासत इंश्योर कर दे, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में फिर मेजॉरिटी को फर्क पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं भले वो बन जाएं, डिबेट को कंक्लूड करने के लिए भले वो बन जाएं, लेकिन फिर सऊदी अरब और चीन जैसी जो सहूलतें देते हैं वो भी दे दें। मैं एक सिंपल बात करता हूं, हमें जर्नलिस्ट एक आइन, कानून, रूल्स, ये 3 चीजें ना, आपके 3 सेट ऑफ होते हैं जो आप किसी भी आप पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, उन कवानीन के नीचे जो मुख्तलिफ जो वजारतें उन्होंने रूल्स बनाने। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि आपने जो आइन बनाया, जो कानून बनाया, जो रूल्स बनाए, उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि 1973 का आइन रेलिवेंट नहीं रहा, कवानीन रेलिवेंट नहीं रहे, वो रूल्स रेलिवेंट नहीं, उसको खत्म कर देना। हम उसको रेफरेंस ना एज ए रेफरेंस ना यूज कर। हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बता रहा है और यहाँ पे कुछ और है। और ये जो सोशल मीडिया फायरवॉल है, इसके ऊपर कभी डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारी कोर्ट्स की, इंटरनेशनल कोर्ट्स की, मतलब मुख्तलिफ जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज की जो कोर्ट्स, उनकी जजमेंट्स आ चुकी हैं। कुछ लोगों ने इस पे ये कमेंट किया कि सोशल मीडिया फायरवॉल का क्या ताल्लुक है आईटी के साथ? बड़ा गहरा ताल्लुक है। फायरवॉल क्या कर रही है पाकिस्तान में? आपकी हर चीज को स्लो कर रही है। मुझे कल एक लॉयर का उसकी कॉल आई कि यार ये हो क्या, आज क्या कोई मसला हुआ इंटरनेट का? मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कुछ मैंने उनको कोर्ट नोटिस भेजे हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहे। तो ये फायरवॉल का काम होता है। जब कोई चीज काम नहीं कर रही, स्पीड स्लो कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी वो रुकावट पैदा हो। मैं जरा देसी तरीके से ही समझा देता हूं कि हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है। मुझे पुरानी बात याद आ गई जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। आजकल के बच्चे तो बड़े लकी हैं कि अब तो हमारे ज़माने में तो डंडे सोटे चलते थे, टीचर्स जो हैं वो बड़ा मारते भी थे। तो हमारे वो एक उस्ताद हुआ करते थे, तो वो जब किसी स्टूडेंट को मारते थे ना, तो अगर वो कोई आगे से रिएक्ट करता था, रोता था, तो वो उसे और मारते थे। तो हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि जो रियासत जो है वो डंडे मारती है, वो कहती है कि तुम आगे से रोगे तो और मारेंगे हम आपको। तो भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है आपको, तो आप डंडा मारते, मैंने कब मारा है दिखाओ। नहीं चलो भी और रियासत के डंडा मारने की, तो 2-3 वजीर सामने कहते किधर डंडा। रियासत हमारी ये कहती है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपने उसका इजहार भी नहीं करना। और कह रहे डंडा मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में फूल था, बल्कि फूल भी नहीं था, मेरे हाथ में था ही कुछ नहीं, मैंने मारा, टच ही नहीं किया आपको। चले ये मसला है ना। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल, और कोई क्यों नहीं हम चाहते कि पाकिस्तान तरह, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है, और डेफिनेटली 2035 की बजाय हम तो चाहते हैं कि 2025 में ही पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। लेकिन ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ हकीकत पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे जो
मुख्तलिफ वजारतें हैं वो वजारत ख़जाना से खुश नहीं है, ख़ास करके जो उन्होंने IMF का प्रोग्राम निगोशिएट किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो IMF के साथ प्रोग्राम हमने निगोशिएट किया था $7 अरब का, उसकी बहुत सी शराइत हैं और एक शर्त जो हुकूमत पाकिस्तान ने मानी थी कि जो इंडस्ट्री को गैस सप्लाई की जाती है सब्सिडाइज रेट पे, कि जो वो पावर प्लांट्स चलाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, वो जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी जाएगी जनवरी तक। लेकिन अब हमने पिछले हफ्ते भी ये डिस्कशन की थी, इस इशू को हाईलाइट किया था कि वजारत पेट्रोलियम जो है वो खुश नहीं है वजारत ख़जाना से कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और एकदम से ये गैस सप्लाई कट करने से मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अगेन इस हफ्ते सुना है कि एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ है उसमें? क्या कन्विंस करने में कामयाब हो पाई है वजारत ख़जाना मिनिस्ट्री को? कामरान, जो एक चीज़ हम पहले दिन से कह रहे हो, गालिबन हम वो पहले थे, हमारा प्रोग्राम पहला था, इसमें हमने कहा था कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये जल्दबाजी में साइन हुआ है, नेगोशिएट हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। हम जर्नलिस्ट हैं, मामूली से छोटे से सहाफ़ी, हमारी बात कौन सुनता है? लेकिन अब पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सामने आया कि जी ये कौन से अहदाफ आपने हासिल कर लिए, आपने मान लिया IMF से हम तो हासिल ही नहीं कर सकते। और एक मैसिव मैं तीसरी दफ़ा भी इस्तेमाल कर लूँ, मैंने लास्ट टाइम 3 दफ़ा इस्तेमाल किया था, फाइनेंस मिनिस्टर नाराज़ हो गए थे। मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ चुका है। अभी जो नंबर सामने आए हैं अक्टूबर तक के, बल्कि नवंबर तक की कलेक्शन के, तो मामला इनका आउट हो चुका है ऑलरेडी। वो एक और डिबेट है कि बजट मिनी बजट कब आएगा और कब नहीं आएगा, उसके ऊपर हम एक सेपरेट करेंगे डिस्कशन। दूसरा, इसके अंदर सूबों की तरफ से भी इतराज़ है कि ये आपने कौन सी शराइत मान ली, ये वाली तो हमने कहा भी नहीं था। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करें। अब जो पेट्रोलियम डिवीजन की बात हमने पिछले हफ्ते की थी, पेट्रोलियम डिवीजन ने प्राइम मिनिस्टर के सामने कह दिया जी कि ये जो शर्त मानेंगे हमारा तो इस तरीके से हम ऑन बोर्ड ही नहीं थे। फिर PM ने कहा कि घर बैठ के अपना मसला हल करो। जुमेरात को फिर एक और मीटिंग हुई, और इस दफ़ा ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं हुई, ये मीटिंग हुई A ब्लॉक में। वहाँ पे जो 4 वज़रा है वो बैठे सर जोड़ के, अब इसका क्या करना है। मसला क्या है जी कि 31 जनवरी तक जो आप इंडस्ट्री को गैस देते हो बिजली बनाने के लिए, वो आपने मुनक़ता करनी है और उनको आपने शिफ्ट करना है नेशनल ग्रिड के ऊपर। पेट्रोलियम मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और इनके जो मुतलका हुकाम है वो सारे बैठे। फिर वही झगड़ा वहाँ पे पड़ा जी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम हुआ कि आपने हमसे पूछा नहीं, आपने हमें बताया नहीं, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा, अब आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं, और नतीजा फिर भी नहीं निकला। 2 चीज़ें बहरहाल उस मीटिंग से जो कल वाली थी उससे सामने आई है। एक तो ये कि अगर एक बीच में ये बात चल रही है कि फिर अगर आप 31 जनवरी को नहीं आप कर सकते तो फिर कब करेंगे, तो अब ये शायद ये बात हो रही है कि आप 30 जून तक इसको ले लें, एक्सटेंशन ले लें IMF की, लेकिन उसके लिए फिर आपको IMF से बात करना पड़ेगी और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। IMF कहेगा फिर आप वापस आ गए, क्योंकि इस मामले में पहले ही एक्सटेंशन दी जा चुकी। SBA जो पिछला प्रोग्राम था उसका ये हिस्सा था। दूसरी जो चीज़, अच्छा इसमें एक जो चीज़ मुझे बताएं कि IMF को इस बात पर क्यों एतराज़ है, अगर क्योंकि गवर्नमेंट की वजह इनको गैस देने की कि ज़ाहिर है कि जो इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होगी तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, उसका आवाम को भी फ़ायदा होता है और इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करती है, एक इंसेंटिव देने वाली बात है। तो IMF का कंसर्न क्या है रिगार्डिंग दिस पॉलिसी? देखिए, IMF के 2 फंडामेंटल कंसर्न है। नंबर 1, पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ है, वो कहते हैं आप कमिट करते हो और पीछे हट जाते हो। अब IMF ने भी उस चीज को समझा और उन्होंने भी माना कि ये गैस जो है आपको मुनक़ता करनी चाहिए। क्यों करनी? उनके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अगेन IMF के 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी बिजली सरप्लस है, आप सरप्लस बिजली के ऊपर आइडल कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, इनको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो उस बिजली को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहां पे आइडल कैपेसिटी पेमेंट कम होगी, ओवरऑल आपका एक निज़ाम बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कुछ जो ये कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं ये ओपन साइकिल होते हैं और कुछ कंबाइंड साइकिल होते हैं। जो ओपन साइकिल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 30-35% है। अगर यही गैस LNG पावर प्लांट्स को दी जाए और वो LNG पावर प्लांट बिजली बना के इनको आगे इंडस्ट्री को दें, वो सस्ती पड़ती है। उनकी एफिशिएंसी 60 से 65% है। तो बिकॉज ऑफ बेटर एफिशिएंसी एंड द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी IMF कह रहा है इनको शिफ्ट करो। तो इस उनका अपने लॉजिक और मेरिट्स हैं। अब चूंकि हमारे घर में उस पर इत्तेफाक नहीं है ना, एक तो बात हमने कर ली कि 6 माह वाली। दूसरी चीज जो कल सामने की उन्होंने कहा अगर हम इसको शिफ्ट कर भी देते हैं, कल ये मीटिंग में बात हुई कि हम गैस काट देते हैं इनकी और इनको आप ले जाते हैं बिजली के ऊपर, तो पाकिस्तान में जो पावर सप्लाई है वो स्टेबल नहीं है। तीसरी बात जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी
कि आपको जरूरी नहीं है कि वो तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। वो अल्टरनेट फ्यूल इंडिपेंडेंट जो सोर्स है, सोलर है, कोल है, कोई और है। अब जैसे हम कल के प्रोग्राम इस पे एक और चीज सामने लाएंगे कि अगर ये गैस इधर से हुकूमत काट देती है इनकी, तो फिर एक और हुकूमत की पॉलिसी है जिस वो उसके ऊपर कल बात करेंगे, वो फिर वही गैस वो दोबारा इंडस्ट्री भी ले सकती है, अगेन गैस फिर भी वो ले सकती है, उसके ऊपर कल बात करेंगे डिटेल में। बट ये जो चीजें हैं इसके बाद अभी भी इनका एक कॉमन स्टेटस को है। इसमें जो नदरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, उनके भी इसके ऊपर काफी इतराजात हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि गैस तो ये दे रहे हैं SSGCL और SNGPL, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप गैस उनको सप्लाई उनको डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारे ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर क्यों है? इंडस्ट्री इज अ रिलेटिवली एफिशिएंट, आपका जो बायर है, कंज्यूमर है, और उनके लॉसेस कम होते हैं, और उनकी जो कीमत होती है ना इंडस्ट्री की गैस की, वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर से ज्यादा होती है। उनके अगर आप उधर से गैस काटेंगे, और पाकिस्तान में इंपोर्टेड गैस इस वक्त सरप्लस में है, 48 कार्गोज इन्होंने नए नेगोशिएट किए हैं। तो SNGPL के सिस्टम के ऊपर अगर वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अगर हम इनको इतने पाकिस्तान में गैस अब सरप्लस होगी या इंपोर्टेड है, लोकल नहीं, लोकल के तो अपने इश्यूज हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर आप इनकी गैस जारी रखते हैं, इसको नहीं काटते, तो 45 कार्गोज जो है वो सरप्लस होंगे अगले कोई 5 साल में, ठीक है, 5 से 6 साल में। और अगर आप इनकी गैस काट देते हैं तो 240 जो कार्गोज हैं वो SNGPL और SSGCL दोनों जो कंपनीज हैं, या पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर 240 कार्गोज क्यूमुलेटिवली सरप्लस में होंगे। और सिर्फ SNGPL चूंकि उसका जो एक प्रॉफिटेबल जो कंज्यूमर है वो वहां से हटके पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे चला जाएगा, तो SNGPL कह रही है कि फिर हमें उसका कोई 202 अरब रुपए का नुकसान ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर। तो ये इसलिए जो मैंने जो वहीं पे बात वापस आ जाती है कि इट वाज नॉट अ वेल निगोशिएटेड प्रोग्राम, और इन हाउस नहीं इन्होंने एग्रीमेंट अपना कंसेंसस अचीव किया। और ये एक और चीज की तरफ भी इशारा करती है जो पिछले कोई 10-12 साल से हुई है कामरान, वो ये है कि वजारत खजाना ने अब कंट्रोल संभाल लिया IMF के प्रोग्राम का। जो ट्रेजरी है वो हावी हो गई है। तो नाज़रीन, जब ट्रेजरी हावी होती है ना किसी चीज के ऊपर, उसके नुकसान होते हैं, उसमें आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग मुतासर होती है। कभी ऐसा होता था कि प्लानिंग कमीशन का एक बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग रोल होता था IMF के प्रोग्राम में और बाकी अहम मामलात में। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है, ट्रेजरी के मामला भी फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है, और फिर एक स्टेज आती है कि चीजें ऐसे प्रेजेंट की जाती है कि अगर ये वाली चीज फाइनल ना हुई तो हमारा फलां प्रोग्राम है वो खतरे में पड़ जाएगा, IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा। घर बैठ के कंसेंसस करके और सबको इत्मीनान में लेके एक टीम प्लेयर वाला जो रोल होता है, जब तक वजारत खजाना वो प्ले नहीं करेगी तब तक ये जो प्रोग्राम है और इस तरह के जो प्रोग्राम है वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि सरमायाकारी आए और ख़ास करके सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे, और उसके लिए जो मुख्तलिफ ऑफर्स पाकिस्तान सऊदी अरब को करता रहा है उसमें से एक जो है वो रैकोदिक माइंस में जो पाकिस्तान के शेयर्स हैं वो बेचने की बात हो रही है, और 15% जो शेयर्स हैं बेचने की जो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं उसके हवाले से सऊदी अरब की तरफ से ऑफ़र आई है, लेकिन वो ऑफ़र अपेरेंटली लगता है कि गवर्नमेंट को शायद एक्सेप्ट नहीं है, और उसके लिए अब उन्होंने एक कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ने कि ताकि बेस्ट प्राइस मिल सके। तो ये क्या मामला है, क्योंकि हम बड़े डेस्परेट हैं, बड़ी कोशिश हो रही है हमारी कि किसी तरीके से किसी भी मद में सऊदी अरब की तरफ से और UAE की तरफ से सरमायाकारी आए, और ये एक ऐसा मंसूबा है कि जहां पर लगता है कि शायद चीज़ें आगे बढ़ जाएं। कामरान, जो रैकोडिक का प्रोजेक्ट है ना, दुनिया के चंद बड़े जो ज़खायर हैं सोने और तांबे के, उनमें इसका शुमार होता है, और ये ऐसा मंसूबा है जिसमें हर इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वर्ल्ड का उसका इंटरेस्ट है। कोई इसमें सरमायाकारी करना चाह रहा है और कोई इसके लिए कर्ज देना चाह रहा है। जैसे आपको पता है कि 50% इसके जो शेयर होल्डिंग है पहले ही एक कनेडियन कंपनी के पास, और जो बाकी 50% है 25% वफाकी हुकूमत के पास और 25% जो सूबाई हुकूमत के पास। जो वफाकी हुकूमत का शेयर है 25% का, उसमें 15% पाकिस्तान ने बेचने की ऑफर की थी सऊदी अरेबिया को। अब ये ऑफर कुछ चंद माह पहले हुई थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको साल होने वाला है इस बात को, लेस देन अ ईयर, बट उसके काउंटर एक फिर उसकी प्राइस ऑफर की थी सऊदी अरेबिया ने, और वो जो प्राइस थी वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी एपेक्स कमेटी का इस हुकूमत के दौर में एक ही इजलास हुआ है, वो इजलास हुआ था मई में।
मई 2024 के इजलास में वो प्राइस पेश हुई और उसको फाइनल उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए वो मामला जो था वो वफाकी हुकूमत की जो रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज थी उनके हवाले कर दिया गया, फाइनेंस के और पेट्रोलियम के। एक ख्वाहिश थी हुकूमत पाकिस्तान की कि जो भी प्राइस ऑफर हुई है इसको एक्सेप्ट कर लें। प्राइस तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि प्राइस नेग्लिजिबल थी कंपेयर टू दी एसेट, उसकी जो वैल्यू है और उसके ऊपर जो रिटर्न है, जो एक तो ये फैक्टर उसके मुकाबले बहुत कम प्राइस थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में कुछ लोगों का, कुछ इदारों का ये ख्याल था कि इस प्राइस को दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं सऊदी अरेबिया से और उसका जो रोल ओवर है वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सऊदी अरेबिया को नाराज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि एक कमर्शियल इसका भी एक वैलिड एक पॉइंट दूसरी तरफ से काउंटर आर्गूमेंट आता था कि जो रेकोडेक ये जो शेयर अगर आप सस्ते भी दे देते हैं उनको, तो रेकोडेक के साथ दो और एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, गालिबन उसको L6 और L8 कहते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो उन ब्लॉक्स के अंदर अगर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे अनप्रूवन रिजर्व्स हैं, तो वो हम जो अगर यहाँ पे हमें कोई कम प्राइस मिलती है तो वहां पे कॉम्पनसेट हो जाएगा और एटलीस्ट एक वहां पे कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल दोनों साइड पे आर्गूमेंट्स थे। फैसला फिर यही हुआ कि ये प्राइस जो है ये बहुत कम है और चूंकि इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी आनी है इस प्रोजेक्ट की, एक्चुअल वैल्यू कितनी है प्रोजेक्टेड, वो आनी है जनवरी में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर अब ये फैसला हुआ है कि एक हुकूमत का एक और कानून है हुकूमत पाकिस्तान का, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, वो जो कानून है उसके तहत अब G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकते हैं। तो अब इस एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी कानूनी है, कोई ऐसी नोटिफाइड कमेटी नहीं है, ये लॉ प्रोवाइड करता है। मुज़ाकराती जो कमेटी है उसमें फाइनेंस के, पेट्रोलियम के, SIFC के और जो कंपनीज जिनके इनमें शेयर्स हैं, लॉ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 3-4 बड़े काम करेगी। नंबर 1 प्राइस डिस्कवरी करेगी और प्राइस डिस्कवरी में इंटरनेशनल जो एडवाइजर्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे। नंबर 2 वो जो अभी तक कुछ में कुछ स्पेंडिंग हो चुकी है उसके हवाले से नेगोशिएट करेगी सऊदी अरेबिया से, उसमें जो उनसे वापस लेना है वो कैसे पैसा लेना है। तीसरा, एक सऊदी अरेबिया ने कोई $150 मिलियन की ग्रांट भी ऑफर की थी, उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे डील करना है वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर ये सारी चीजें तय हो जाती हैं तो एक कमर्शियल एग्रीमेंट जो है प्रपोज ये कमेटी नेगोशिएट करेगी विद सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में जो है वहां पे उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो दुनिया के चंद बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में जिसका शुमार होता है वो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, तो वो कमर्शियल एग्रीमेंट नेगोशिएट करके फिर ये चीज जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में कम से कम 2 माह तो सिर्फ इसको प्राइस डिस्कवरी में लगेंगे और फिर बाकी जो टाइम लगता है सऊदी अरेबिया। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया और इस पर बात भी बहुत होती है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, इसमें दुनिया के जो चंद ये वो माइंस हैं जहां पर सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर, और कहा जाता है कि अगर हमने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया सही तरीके से तो अगले आई थिंक 35-40 साल तक पाकिस्तान की मैशत को सस्टेन कर सकता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहा यह जाता है कि $6-7 अरब की पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक तो थ्रू सऊदी अरब हम ये कर रहे हैं, क्या ये जो बाकी 50% शेयर कैनेडियन कंपनीज के पास हैं, बैरिक गोल्ड के पास, क्या वो भी सरमायाकारी लाने के बारे में सोच रही है? उनके पास तो शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो उस पर कोई काम अभी तक हो रहा है वाइल पाकिस्तान सऊदी अरब से निगोशिएट कर रहा है? देखिए, तकरीबन $6 अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें पाकिस्तान को अराउंड $3 बिलियन पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए अमेरिका की भी एक ऑफर है कि हम इसके लिए लोन देना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो प्रेफर्ड या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक स्टेटस लेना चाह रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, जर्मनी, इनके जो एग्जिम बैंक्स हैं वो इसके लिए लोन देना चाह रहे हैं। ADB का इसमें इंटरेस्ट है, वर्ल्ड बैंक का इसमें इंटरेस्ट है, तो वो ये जो जितने भी मैंने नाम लिए तमाम इसके लिए कर्ज देना चाह रहे हैं। तो प्रोजेक्ट लिक्रेटिव है, कोई लोनिंग के जरिए हेल्प करना चाह रहा है, इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है, और कोई इसकी शेयर होल्डिंग के जरिए। तो ये हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे नेगोशिएट करता है। आपको पता ना कि आर्मी चीफ एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, तो अगर $130 अरब का हमारे ऊपर कर्ज है तो कोई मसला नहीं, लेकिन द पॉइंट है इज कि बिल्कुल रिजर्व्स हैं, फिर आपने उसको निगोशिएट कैसे करना है और उससे बेहतरीन अपने प्राइस कैसे लेनी है, ये हमारे जो निगोशिएटर्स हैं उनका ये टेस्ट होता है। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे इस तरह की नेगोशिएशंस हम करते रहे वैसे कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि चीन कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसको कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है कि गुज़श्ता कई अरसे से ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं, लेकिन कल अपेरेंटली आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक थ्रू हुआ है। कई माह के तातुल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक राब्ता बहाल हुआ है। एक अहम मीटिंग हुई है काबुल में
पाकिस्तान के जो नाज़िम उल अमूर हैं उनके दरमियान और जो मुल्ला याकूब हैं अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर दिफा हैं और ये साहबजादे भी हैं मुल्ला मोहम्मद उमर के जो को फाउंडर थे तालिबान मूवमेंट के। बहुत तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि इसमें दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उस पर बात हुई है। उसके अलावा जो मुल्ला याकूब हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं और बेहतर हमसायों के ताल्लुकात को सामने रखते हुए दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। अभी इस मुलाकात का जो पस मंज़र है वो क्या है, क्योंकि इतने अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब भी थे और बहुत ज़्यादा आपस में पब्लिकली कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। चीन ने कहा जा रहा है कि एक अहम रोल प्ले किया है। एक दफ़ा फिर चीन कोशिश कर रहा है कि दोनों मुल्कों को करीब लाए, जो भी इनके डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जाए। और ये जो मीटिंग हुई है ये नतीजा है उन कोशिशों का कि हाल ही में जो चीन के खुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने इस्लामाबाद का पहले दौरा किया, इस्लामाबाद से सीधे वो काबुल गए, वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के नतीजे में अब ये दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते बहाल हुए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जो पाकिस्तान का इससे मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी के ठिकाने मौजूद हैं TTP और हाफिज़ गुल बहादुर और जो दूसरे ग्रुप हैं, क्या अफ़गानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये ऑफ कोर्स $1 मिलियन क्वेश्चन है। कामरान, इसमें कोई आप ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि अब इसके ऊपर सवालिया निशान है, बट काउंटर तो आर्ग्यूमेंट हमेशा अफगानिस्तान की तरफ से यही आता है ना कि प्रॉब्लम आपके अपने घर में है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना दें। और अगर वहाँ पे लेट्स से प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ पे सेंचुरीज हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो वहाँ उनके अपने मुल्क के ऊपर भी आना चाहिए, जो उस तरीके से नहीं आ रहा। तो आप नहीं समझते कि हमें इस पे जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है? क्योंकि जो प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान और KP दोनों में एस्केलेट हो रही है और नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स हैं हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया तो उसमें इंक्रीज हो रहा है। देखें, जो स्ट्रेटजी तो हमने हर तरह की स्ट्रेटजी तो अपनाई, बात करने की भी कोशिश की और इसको मसले को हल करने की कोशिश की उसमें, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। चैलेंज यही है कि इसको कैसे हल किया जाए। जो चीन है, चीन के भी खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीन से जिन ग्रुप्स को खतरा है, मसलन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उनके खिलाफ अफगानिस्तान ने कोई कार्रवाई कर ली है। जो रिपोर्ट्स हैं मौजूद हैं कि आज भी उनके जो जंगजू हैं या दहशतगर्द वो मौजूद हैं। लेकिन चीन की जो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान को भी यही कहता है कि किसी तरीके से इनको बातचीत के जरिए कन्विंस करें और खामोशी के साथ डिफरेंट जो लेवरेजेस इस्तेमाल करते हुए। तो पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्योंकि ज़्यादा सफ़र कर रहा है, आफ्टर ऑल कब तक हम ये टॉलरेट करेंगे अगर पाकिस्तान कहता है कि वहाँ से दहशतगर्दी के मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं और फिर अफ़गान तालिबान कुछ करते भी नहीं हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि माजी में तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि असर रसूख ज़्यादा होता था अफ़गान तालिबान के ऊपर, और उसी असर रसूख की बुनियाद पर हमने अफ़गान तालिबान और चीन के दरमियान भी रब्ता करवाया, अमेरिका और अफ़गान तालिबान की डील भी करवाई। आज ये आलम है कि हमें अपना जो असर रसूख है वो हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, हमें चीन की तरफ देखना पड़ रहा है कि चीन हमारी मदद करे। और चीन ने, जो मेरी इतला है कि जो पाकिस्तान ने उनको ब्रीफ किया था यहाँ पर, चीन के खुसूसी नुमाइंदे को नए एविडेंस भी कहते हैं कि शेयर किए थे हमने कि कैसे वो यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहे हैं, वो पैगामात उन्होंने पहुँचाए थे। और पहला टेस्ट केस यही था कि क्या उनकी जो ये कोशिशें बराबर साबित होंगी। उसकी पहली एक स्टेप तो सामने आया है कि उसकी फौरी बाद हमने देखा कि ये मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में अगेन जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने वही जो अपना मौक़िफ़ है सामने रखा है कि और कोई इशू नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये सबसे बड़ा इशू है। अगर अफ़गान तालिबान इस इशू को हल कर लेते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। और ऐसा नहीं है कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान भी सफ़र कर रहा है जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। जो मैं नंबर्स उनके देख रहा था कि इस साल उनकी जो बरामदात हैं उसमें 14% कमी आई है। बरामदा फ्रॉम पाकिस्तान या किधर से? जो अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 14% ओवरऑल उनकी कमी आई है। और वहाँ पर आपको पता है कि मईशत का जो साइज़ है वैसे ही छोटा है। जो फार्मर है, ज़्यादातर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, तो उधर कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान ने भी जो ड्यूटीज़ आयद की हैं, तो वहाँ पर जो आम फार्मर है, आम बिजनेसमैन है, वो सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी को चैलेंज है तो अफगानिस्तान के लिए कोई बहुत आइडियल सिचुएशन है। मुतबादिल ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे बाहर पोर्ट के जरिए भारत भी उनको ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, जो पाकिस्तान वाला ये जो रूट है वो उसका कोई इतनी जल्दी इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है। दूसरा रूट जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा है कि वो शायद उनके लिए फीजिबल नहीं है। तो ये जो मेरी मालूमात इसमें कामरान जो चाइना वाला फैक्टर है जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उन्होंने एक डायरेक्ट जो फ्रेट ट्रेन चला दिया चाइना से अफगानिस्तान तक,
और ये भी तो हो सकता है ना कि अफगानिस्तान को अल्टरनेट मार्केट्स मिल गई हो, जो 14% रिडक्शन हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका डेफिनेटली नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये अगेन जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो जहाँ से हमने बात की थी पॉलिसीज़ की, और यहाँ पे भी वही आ जाए। तो अगर हम 1.5 साल पहले जो हमने गलत स्टेप लिया था, 1.5 या 2 साल पहले, जब हम वापस लेके आए, सेटलमेंट करवाई तालिबान की पाकिस्तान के अंदर, खैर ये तो उसके खिलाफ अगर एक्शन हो जाता तो आज एक लॉन्ग ऑफ कोर्स डिबेट है। यही तो वजह है कि हम जो बनाते हैं उसकी जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म उसकी इम्प्लीकेशंस को नहीं देखते। और इस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए कि क्या हमारी जो पॉलिसी थी अफगान तालिबान को साल सपोर्ट करना, इस उम्मीद पर सपोर्ट करना कि वो जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदामंद साबित होंगे। फ़ायदामंद क्या साबित हुए हमारे लिए, अब वो दर्द सर्द बने हुए हैं। और इस तरह की पॉलिसीज आप बनाएंगे तो फिर यही हाल होगा। और फिर ऊपर से हम अकाउंटेबिलिटी भी हमारे यहाँ नहीं होती, ये भी एक और अलमिया है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।